और महाकाल महाराज का जयकारा करें तो वास्तव में विक्रमोत्सव का शुभारंभ होगा। मेरे साथ संवेद सर में एक साथ सभी जोर से बोले महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन लगभग 2100 साल पहले का यह समय और एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व जिसके बारे में अभी हमारे यशस्वी भारत सरकार के सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री में से एक और इस विषय के भी सिद्धहस्त हमारे संस्कृति पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जोरदार अभिनंदन करें अपनी सबकी ओर से। उन्होंने विस्तार से विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को हमारे सबके सामने रखा है और ये मैं उनसे व्यक्तिगत चर्चा में भी हमारी उज्जैन की विशेषताओं में वो दूसरे विषय से भी उतना ही महत्व रखते हैं। जैसे एक और आदर्श नायक जिनका जीवन भारत की आजादी के लिए उसी प्रकार से जैसे विक्रमादित्य ने अपने स्वयं के यश पाकर के विक्रमादित्य के सुशासन की उच्चतम दूरी तय करते हुए दुनिया के अंदर धाक और साख बनाई, ऐसे ही हमारे एक और नायक जो स्वयं सत्ताधीश नहीं हुए लेकिन आजादी की कीमत और केंद्रीय आदरणीय गजेंद्र सिंह ने जी करके दिखाई। जोरदार ताली बजा करके अपने उस वीर योद्धा को याद करें। तीन पीढ़ी को लेकर के लगातार संघर्ष करते हुए और उनके मन में भी वो लड़े पूरे देश के लिए। राजस्थान से उनके आपने अलग जगाया, लेकिन हमारा सौभाग्य है ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती अंततः अपने उन पुत्रों को पहचान लेती है जिससे अपना आप उज्जैन का संबंध उनसे जुड़ता है। उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ लेकिन वो शरीर छोड़ने के लिए उज्जैन की पुण्य भूमि का चयन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। यह धरा वो इतनी पवित्र धरा है और इस बात को माननीय गजेंद्र सिंह जी ने सदैव आग्रह से किया है। मैं अभी तो विक्रमादित्य पे आता हूं। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी हुई है, एक भगवान श्री राम लक्ष्मण, दूसरी जोड़ी भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की, और तीसरी जोड़ी उज्जैन की है विक्रमादित्य और भर्तरी की जोड़ी। ये अद्भुत जोड़ी है। दोनों के दोनों भाई जिनका पूरा जीवन किस प्रकार का आदर्श हो सकता है। भर्तरी के अपने जीवन से, उनकी साधना से, उनके शासन काल से, उनकी यौन अवस्था के, उनके 3 पुस्तकों से वो उनका पूरा जीवन का एक अपने आप में चरित्र सामने आता है। और विक्रमादित्य नाम लेते ही शासन के पक्षों को लेकर के कोई एक बात भी आप करो उसकी भी अंतिम तल तक ऐसा लगता है समुद्र की गहराई कम पड़ जाएगी। विक्रमादित्य की अंदर की गहराई की आकलन नहीं कर सकते। न्याय, वीरता, दानशीलता, शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, दयालुता, अरे पता नहीं कैसे किस किस प्रकार के गुणों से युक्त है, जिनके शासन के बलबूते पर जिस सिंहासन पे बैठते वो गुणों से युक्त कल्पनातीत 32 पुतलियों का सिंहासन, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान विराजमान जिस सिंहासन पे हो जाए, उस शासन के शासक का बैठने के बाद उस सिंहासन का महत्व 1000 साल है विक्रमादित्य और राजा भोज के बीच में। 1000 साल, 1000 साल कम नहीं होता है, लेकिन 1000 साल के बाद भी हर एक कोई शासक की इच्छा होती है कि मैं विक्रमादित्य जैसा बनूं। और हमने विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियों की कहानी से एक एक करके आप सारी दूर से देख लो, जिसकी एक पुतली की कहानी 31वीं में थोड़ा संक्षेप में सुनाना चाहता हूं।
राजा भोज सिंहासन पे बैठने जा रहा है। एक एक करके 30 पुतलियों ने भोज को अपने उन भाव से कि नहीं राजन, आप इस सिंहासन के लायक नहीं हो। जबकि राजा भोज का भी शासनकाल, उनकी विद्वत्ता, उनकी ज्ञान की सीमाओं के आधार पर विक्रमादित्य के समान राजा भोज भी कई कारणों से पूरे देश में पूजनीय है। लेकिन एक एक करके सारी पुतलियों ने राजा भोज के बारे में उनकी से तुलना की बात आती है तो भोज विक्रमादित्य के आगे कहीं टिकते नहीं है। एक युद्ध का दृश्य बताते हुए पुतली बोलती है कि राजन, आप विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठना चाहते हो, मैं आपको एक विषय सामने रखती हूं, आप अपना उत्तर देना। आमने सामने का युद्ध है, सेना इधर भी खड़ी है, सेना उधर भी खड़ी है, और ऐसी विशाल सेनाओं का कुशल संचालन आपको करना है। और उस कुशल संचालन में हर हालत में युद्ध में आपका नियंत्रण भी होना चाहिए और युद्ध में जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। आप बताइए, आप कहां खड़े होकर के युद्ध का संचालन करेंगे और विजय श्री का वर्ण करेंगे। विक्रमादित्य क्या करते थे? राजा भोज के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है। राजा भोज सारे अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि राजा भोज ने थोड़े दिन पहले ही एक विजयश्री, एक नहीं 2 विजयश्री हासिल की थी, जिस विजयश्री के बलबूते पर पूरे देश में राजा भोज का नाम आसमान की ऊंचाई छू रहा था। जब कह रहे थे कि गांगे और तेलप दोनों राज्यों को एक साथ एक बार में राजा भोज की सेनाओं ने परास्त करके उनके पराक्रम के झंडे गाड़े हुए थे। इसलिए कहावत पूरे देश में चली हुई थी, कहां राजा भोज और कहां गांगे तेलप। दुर्भाग्य से इस कहावत का अपभ्रंश हो गया। वो पराक्रम की घटना दुर्भाग्य से कुछ और जुड़ गई। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, इतना गंदा मुहावरा बन गया। लेकिन वो पराक्रम पुरुषार्थ के आधार पर राजा भोज का विशाल व्यक्तित्व, जब वो पुतली कहती है आप कहां से खड़े होकर के इस युद्ध का संचालन करोगे, राजा भोज बहुत बुद्धिमान है। वो कहते मैं अगर युद्ध में जीतना है तो मैं जीतने के लिए ऐसे स्थान पे खड़ा रहूंगा जहां युद्ध की सारी सेना मेरे नियंत्रण में रहे। मेरी हिसाब से इस युद्ध के दिशा में अगर हमको आगे बढ़ के परिणाम पाना है तो परिणाम में सफलता हमारी अपनी भूमिका पे निर्भर करती है। दृष्टिगोचर होना चाहिए सारा घटनाक्रम, क्योंकि युद्ध में लड़ते तो सैनिक है, अधिकारी है, लेकिन परिणाम युद्ध संचालन करने वाले के खाते में आता है। इसलिए उसमें इतनी कुशलता भी चाहिए, इतनी बुद्धिमत्ता भी चाहिए, इतना विशाल दृष्टिकोण भी चाहिए और इतनी अनुभवशीलता भी होना चाहिए। राजा भोज कहते मैं ऐसी जगह खड़ा रहूंगा जहां युद्ध मेरे पूरे नियंत्रण में रहे, और दूसरी बात मैं ऐसी जगह भी खड़ा रहूंगा जब मैं युद्ध से अपनी सेना को जीत की तरफ ले जा पाऊं, और तीसरी बात उन्होंने कहा मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध जब होता है